दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज चुनाव आयोग की ओर से जो नया आंकड़ा आया है उसके मुताबिक अभी के हिसाब से ही करीब 35 लाख वोटरों के नाम अलग अलग कारणों से कटने तय हैं। हो सकता है इस पर कल सियासत भी शुरू हो जाए। वैसे आज राजनीति के केंद्र में है सूत्र और मूत्र। तेजस्वी यादव ने पत्रकारिता के सिद्धांत पर सवाल उठाकर अमर्यादित टिप्पणी की है। अब इस बयान की वजह से बिहार में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। सूत्र पर उठे सवाल को लेकर एबीपी न्यूज ने आज बिहार में पब्लिक का ओपिनियन पोल भी किया है और यही सूत्र पर सवाल और मूत्र पर बवाल आज जनहित की हमारी है कवर स्टोरी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब जनहित की खबरें आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य भर में मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। डेडलाइन में आखिरी 11 दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक आज शाम तक करीब 84% फॉर्म जमा भी हो चुके हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ऐसी खबर आई है जिसने सियासी माहौल को नए सिरे से गरमा दिया है, विवाद की नई लकीर खींच दी है। वोटर लिस्ट विवाद को लेकर आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया है कि सुधार प्रक्रिया के दौरान कुछ विदेशी लोगों के वोटर लिस्ट में नाम होने की जानकारी सामने आई है। दूसरी खबर यह है कि जब तेजस्वी यादव ने इस खबर पर प्रतिक्रिया पूछी गई उनसे तो उन्होंने सूत्र को मूत्र बताकर पत्रकारिता पर सवाल उठाए, विवाद खड़ा कर दिया। चूंकि बिहार में सियासी बिसात बिछने लगी है, माहौल चुनावी है, ऐसे में इन दोनों खबरों को लेकर राज्य की राजनीति में तीव्र प्रतिक्रिया है। महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो सत्ताधारी गठबंधन के नेता तेजस्वी की ओर से सूत्र पर की गई टिप्पणी को मुद्दा बनाकर पत्रकारिता का अपमान बता रहे हैं। आज एबीपी न्यूज ने इन दोनों खबरों को लेकर बिहार में गहन पड़ताल की है, जमीनी हकीकत को जाना है। वोटर लिस्ट समीक्षा पर क्या है प्रदेश का ओपिनियन पोल, उसके बारे में आपको विस्तार से देने वाले हैं जानकारी। लेकिन पहले तेजस्वी यादव का यह बयान सुनिए। सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है तो मूत्र के बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। मीडिया के सूत्रों पर की गई तेजस्वी यादव की मूत्र वाली टिप्पणी को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोपों का दौर भी नए सिरे से शुरू हो चुका है। वैसे राजनीति में सूत्रों के हवाले से लालू प्रसाद यादव भी एक वक्त पर बहुत खबरें दिया करते थे और आरजेडी के सूत्रों से जुड़ी बहुत सारी खबरें एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई और हमारी खबर सही भी साबित हुई। लेकिन आरजेडी चूंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर है, लिहाजा सूत्र पर मूत्र वाली सियासत को आगे बढ़ाकर तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे? सूत्र पर मूत्र वाली राजनीति वोट बटोरने में कितनी मदद करेगी उनको, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पर सियासी तीर एक दूसरे पर कैसे दागे जा रहे हैं, अब जरा वो जान लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि सेक्युलर पत्रकारों को जवाब देना चाहिए कि वो इस बयान पर क्या कहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सुनियोजित हमला है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने इस बयान को भाषा की लंपटता बताया है। एलजेपी के सांसद शांभवी कहती हैं कि आरजेडी के नेता बौखला गए हैं। असल में तेजस्वी ने तुकबंदी करने की फिराक में पत्रकारों के सूत्र के लिए मूत्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया। कोई भी सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसे देश और दुनिया के तमाम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, परहेज करेगा, करना भी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव खुद को बिहार का भविष्य और सीएम फेस मानते हैं, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए जिस फूहड़ता के साथ शब्द का चयन किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि किसी भी नेता के लिए शोभा देने लायक कतई नहीं। सूत्र को मूत्र समझता। अराजकता में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। इनका जन्म तो उसी गोद में हुआ है। इनकी भाषा भी मूत्र जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए जी कट क्यों नहीं गया। गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है। वो अपना जमीन तलाश रहे हैं पैर के। यही सूत्र चारा घोटाला में भी आ गए थे, यही सूत्र लारा घोटाले में भी आए थे। सूत्रों के बाढ़ में कौन बहा है? लालू परिवार ही न बहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। चुनाव में हार के बाद जो ठीकरा फोड़ने वाले थे वो चुनाव आयोग पर सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। मतलब उनका बौद्धिक स्तर ये है। संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपटाई कर रहे हैं। यादव अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार तेजस्वी को घेर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन न सिर्फ तेजस्वी के बयान के बचाव में है बल्कि चुनाव आयोग पर करारा प्रहार भी कर रहा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सूत्र के सवाल पर चुनाव आयोग को घेरा है। 2016 में ना 2017 में ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला। ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूँ बेशरम है ये लोग। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए। किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया? इंडो नेपाल के रिश्ते को समझने के लिए वहां का होना जरूरी है। इसका मतलब 2025 का चुनाव में यदि केंद्र सरकार जीती है तो उसका मतलब वो भी शामिल थे, तो उस समय क्यों नहीं? कंट्री के लोग, नेपाल के लोग, इधर उधर के लोग ये सब भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये सच है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव के सूत्र पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है, आम लोग क्या कहते हैं? हमने बिहार का मूड जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर ओपिनियन पोल किया है। जनता का मिजाज जानने से पहले दर्शकों को यह बता दें कि पत्रकारिता के पेशे में आखिर ये सूत्र होता क्या है। सूत्र का मतलब खबर का मजबूत स्रोत आप भी हो सकते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी भी हो सकता है, किसी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता भी सूत्र होता है। सूत्र वो होता है जो पहचान छिपाकर किसी तरह की सूचना या जानकारी हम तक मुहैया करवाता है। जिस पत्रकार का जितना बड़ा सूत्र होता है वो उतनी ही बड़ी खबरें देता है। जिसके जितने ज्यादा सूत्र होंगे उसकी खबरों पर उतनी मजबूत पकड़ होगी। सरकार और सिस्टम में उसकी पूछ परख भी ज्यादा होती है और ये एक बिल्कुल सामान्य बात है। हर सरकार में सूत्र होते हैं, हर सिस्टम में भी सूत्र होते हैं। सूत्र से जानकारी मिलने के बाद कोई भी पत्रकार हो, चाहे मैं हूं या फिर कोई और, अखबार का पत्रकार हो या फिर किसी टीवी चैनल का, सूत्र की उस जानकारी को, उस खबर को अपने स्तर पर क्रॉस चेक करता है, संबंधित विभाग से उसकी और जानकारी मांगता है। कई बार ये जानकारी मिलती है, कई बार नहीं मिलती। सूत्र की ये जानकारी कई बार सही साबित होती है, कई बार संशोधित की जाती है और कई बार ऐसा भी होता है जब सूत्र की ये जानकारी पूरी तरह सही साबित ना हो। चूंकि तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल खड़ा किया है, अमर्यादित तरीके से तुलना की है, तो मैं आपको बिहार के संदर्भ में ही सूत्रों की कुछ सटीक खबरों के बारे में जानकारी दे देती हूं।
26 जुलाई 2017 को एबीपी न्यूज पर ही सूत्रों के हवाले से खबर चली, नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़ने जा रहे हैं। उसी दिन कुछ देर के बाद ही नीतीश ने अपना इस्तीफा दे दिया था। बड़ी खबरों का मैं जिक्र कर रही हूं जो सूत्रों के हवाले से हमने चलाई थी। 8 अगस्त 2022 को सूत्रों के हवाले से हमने खबर दी, नीतीश कुमार सोनिया गांधी और लालू यादव के संपर्क में हैं। 9 अगस्त 2022 को एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश महागठबंधन के साथ चले गए। 25 जनवरी 2024 को एबीपी न्यूज पर सूत्रों के हवाले से खबर चली कि नीतीश 1-2 दिन में महागठबंधन छोड़ देंगे। 28 जनवरी को बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने नई सरकार बना ली। 3 अगस्त 2013 को, थोड़ा और पहले जाते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की खबर भी आरएसएस सूत्रों के हवाले से ही सबसे पहले आई थी। 40 दिन के बाद 13 सितंबर को मोदी पीएम उम्मीदवार बनाए गए। 1996 में चारा घोटाले की खबर भी सबसे पहले सूत्रों के हवाले से ही एक अंग्रेजी अखबार में छपी थी। बाद में लालू यादव को सजा हुई, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। सूत्र को मूत्र बताने वाले तेजस्वी के बयान पर अब बिहार का मूड क्या कहता है, उसके बारे में बताते हैं आपको। राज्य के अलग अलग शहरों में हमने आम लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की है, सुनिए। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है और उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तेजस्वी यादव को ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति को है नहीं, ये तो मैट्रिक भी पास नहीं किए, तो क्या बोलेंगे। 25 में काहे नहीं हुआ लोकसभा चुनाव के समय? हम चुनाव आयोग और भारत सरकार, बिहार सरकार सबसे पूछना चाहते हैं, कहीं उनको हार का डर है कि हार जाएंगे। बीजेपी का साजिश है और इस वेरिफिकेशन से आरजेडी का माने कि बहुत बड़ा नुकसान करेगा। बिल्कुल गलत, चुनाव आयोग जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत चीज़ है। ये बीजेपी का षड्यंत्र, ये सब करने का कोई तुक्के नहीं बनता है कि वोटर में गड़बड़ी है, फलना है। प्रेस जो है वो सूत्र के हवाले से अपना खबर दे सकती है, आपको सूत्र का जानकारी मीडिया नहीं देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो सूत्र के हवाले से खबर थोड़ी देगी। अब ये निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, न स्वतंत्र संस्था रह गई है, ये भाजपा की पिछलग्गू बन के चल रही है। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भाजपा के सारे पे कार्य कर रहा है। ऐसा जैसे जो है कि बिहार में इलेक्शन है तो बिहार में आपने वोटर आई कर दिया। लोगों की राय आपने सुन ली है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारिता के धर्म पर, सिद्धांत पर और सूचना पर सवाल खड़े किए हैं। हमने आपको पक्ष, विपक्ष और बिहार की जनता तीनों की राय आप तक पहुंचा दी है। एक दर्शक के तौर पर आप क्या सोचते हैं, फैसला अब आपके ऊपर है। लेकिन बात जब पत्रकारिता की चली है तो तेजस्वी यादव का एक बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 6 जुलाई को आरजेडी अध्यक्ष के चुनाव के दौरान उन्होंने पत्रकारों को लेकर जो कुछ कहा था, एनडीए के नेता अब उसे उछाल रहे हैं। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। लालू जी का रास्ता, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि लालू परिवार पत्रकारों का पुराना दुश्मन रहा है, गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। बिहार बीजेपी की ओर से लालू राबड़ी राज में हुए पत्रकारों की हत्या की लिस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब कितना राज कितना काज के पेज नंबर 101 पर लालू राबड़ी राज की एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अपहरणकर्ताओं को मीडिया का भी डर नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर अशोक कर्ण को 26 दिसंबर 2002 को नालंदा में उनके घर से उठा लिया गया। गुस्साई मीडिया टीम लालू प्रसाद से मिली। तमाम अखबार, मैगजीन, न्यूज चैनलों में एकजुटता दिखाते हुए राज्य में चरमराई कानून व्यवस्था का जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। जब हंगामा जरा शांत हुआ तब लालू यादव ने कहा उसे 2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा। कर्ण को उसी शाम रिहा कर दिया गया। रात 11 बजे वो कीचड़ से सने कपड़ों में सीएम हाउस में थे, जहां उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी।
यह उस दौर की बात थी। आज जब सूत्र के बहाने पत्रकारिता पर सवाल उठे हैं तो पुराने पन्ने खुल रहे हैं। सूत्र और पत्रकारिता पर तेजस्वी ने जो सवाल उठाए वो मैं आपको अब तक दिखा चुकी हूं। साथ ही लालू परिवार और पत्रकारिता का रिश्ता भी आप तक पहुंचा चुकी हूं। अब आ जाते हैं उस असली खबर पर जिसको लेकर ये सूत्र सवालों के घेरे में हैं। दरअसल बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट समीक्षा का काम चल रहा है। उसी सिलसिले में एक खबर आई है कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के वोटरों के नाम मतदाता सूची में मिले हैं। यही खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बिहार में कुल मतदाता 7,79,79,844 हैं। इनमें से 4,96,00,000 लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में शामिल हैं। बाकी बचे 2,93,00,000 वोटरों का वेरिफिकेशन होना बाकी है। इस काम में 2,25,590 कर्मचारी और वॉलंटियर शामिल हैं। 98,498 बूथों पर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। 25 जुलाई तक गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है। फॉर्म जमा होने के बाद 1 अगस्त से तमाम मतदाताओं के दावों की जांच होगी। 30 सितंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा और तब मालूम चलेगा कि कितनों का नाम कटा है, कितने लोग वोट देने के लायक हैं, इसमें कितने लोग मूल निवासी हैं, कितने घुसपैठिए हैं। लेकिन हुआ यह है कि सूत्रों के हवाले से कल ही विदेशी वोटरों के नाम लिस्ट में होने की खबर आ गई। लेकिन सवाल यह है कि ये वोटर कहां मिले हैं। हमारे संवाददाता ने पटना के एक बूथ पर जाकर इसकी पड़ताल की है। देखिए यहाँ पे सुपरवाइजर भी। अच्छा सुपरवाइजर साहब, क्या नाम है आपका? राजेश रंजन। आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी ये फॉर्म खोज के दे रहे हैं। फॉर्म निकाल के दे रहे हैं। बताइए, एक बात सामने आई है कि जांच में ये पता चला है कि कई ऐसे लोग हैं जो म्यांमार, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश के हैं, यहाँ रह रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हुए हैं। तो ये जांच कैसे किया है? अभी तक हम लोग का ऐसा नहीं मिला है कोई कागजात उस तरह का। हम लोग जो कागज से चेक किए अभी तक उस तरह का कोई कागजात नहीं मिला है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई आप लोग को भी नहीं मिला है? हाँ। जिससे लगे कि ये व्यक्ति नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार का? हाँ, ऐसा कोई कागजात। अच्छा, कैसे आप लोग जांच करते हैं? कैसे चेक करते हैं कि दस्तावेज असली है या नकली, वो व्यक्ति यहाँ का है या नहीं? हम लोग का कागज दिए, उसका हम लोग कागज का अपना देखते हैं कि हाँ इंडिया का है कि नहीं। अच्छा। वही हम लोग जानते हैं। अब बाहर का रहेगा तो नहीं, उसका हम लोग नाम पता चलता है बाहर का? उस जो है कि बाहर उसमें लिखा रहता है ना कि इंडिया, जैसे हम लोग इंडिया का नागरिकता उसमें लिखा रहता है कि है, उसी का हम लोग मानते हैं। पटना के खजपुरा मिडिल स्कूल को वोटर लिस्ट समीक्षा का बूथ बनाया गया है। यहां हमारी टीम को कुछ लोग भी मिले जो वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए फॉर्म लेने पहुंचे थे। केस स्टडी के तौर पर हम आपको 3 लोगों के बयान सुना देते हैं। जी, कहाँ के वोटर? यहाँ खजपुरा के पास। क्या प्रॉब्लम क्या है? यहाँ फॉर्म नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, फॉर्म नहीं मिला है? मिल कहाँ रहा है? कई दिन से बौड़ा रहे हैं, खोज रहे हैं, कब कब का आके एथी करेंगे, कब से भटक रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो ये लोग तो घर घर जाकर फॉर्म बांटे हैं। घर जाके बांटवे करते तो हम यहाँ पर आते हैं। आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। वैसे कई लोग के घर पे फॉर्म बांटे गए, उन लोगों ने फॉर्म को भर के और जो दस्तावेज चाहिए उसके बाद जमा किया। इतना फॉर्म रखा हुआ है तो घर पे बटाता तब यहाँ पर आता आदमी। इतना फॉर्म देखिए यहाँ पे, अभी जो नए घर पे पहुँचा है तो कैसे मिलेगा? परेशानी हो रही है? परेशानी बिल्कुल हो रही है। फॉर्म है नहीं, इन्विटेशन फॉर्म नहीं है। अच्छा, हम और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप भी वोटर हैं क्या? जी, वोटर हैं जी। यहाँ पे क्या फॉर्म भर के जमा कर दिए हैं या फॉर्म लेने आए? फॉर्म लेने आया। फॉर्म लेने आए, घर पे नहीं मिला? मैं था नहीं एक्चुअली में। कहीं बाहर थे। वैसे बीएलओ तो घर घर जाके बांट रहे हैं, तो फॉर्म लेने आए तो फॉर्म मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, ढूंढ रहे। क्या कुछ परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी। सब ठीक, स्मूथ चल रहा है? हाँ, स्मूथ। कैसे देखते हैं इस अभियान को? बढ़िया है सर। जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो सब हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल। फॉर्म नहीं मिला था? नहीं, मैं कहीं और शिफ्ट रहती हूँ। मेरा घर खजपुरा में है, पर मैं कहीं अस्थायी रूप से कहीं और रहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ लेने आई। घर पे गए थे ये लोग फॉर्म लेके, लेकिन आप लोग थी नहीं? मुझे जानकारी नहीं है कि घर पे गया है या नहीं गया है। कुछ अपने माँ बाप का प्रूफ दीजिए, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट। तो हमारे समय में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनती थी, या फिर हम बहुत सारी महिलाएं जो एजुकेटेड नहीं है, जो बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास क्या आएगा सामान? उनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लेडीज फेस करेंगी। इस बीच चुनाव आयोग ने जो अब तक का आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक 1.59% वोटर मृत पाए गए हैं, यानी कि 1.5% से ज्यादा। 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। 0.73% वोटर एक से ज्यादा जगहों पर
नामांकित मिले। इस तरह से 4.52% वोटरों की संख्या गणना प्रपत्र की मौजूदा प्रक्रिया में ही कम हो चुकी है, यानी 35,70,000 से ज्यादा वोटरों के नाम तो हर हाल में कटेंगे ही। फिलहाल 25 जुलाई तक ये पूरा प्रोसेस संपन्न होना है, पूरी प्रक्रिया संपन्न होनी है। उसके बाद गणना पत्रों की जांच की जाएगी, आपत्ति और दावों को देखा जाएगा, फिर फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। पारदर्शिता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है। जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर सीधे सवाल हैं, वोट देने या ना देने को लेकर प्रश्न हैं, तो चुनाव आयोग को सामने आकर पूरी स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए। वोट की ताकत हमें देश के संविधान ने दी है, उसकी ताकत कहीं से भी कम ना हो, इसका प्रयास सभी को मिलकर करना होगा। अच्छा यही होगा कि सीधे जनता से रूबरू होकर हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगी की फिक्र से जुड़ी है जो रोजाना विमानों में सफर करते हैं। इस खबर में अहमदाबाद प्लेन क्रैश का आफ्टर इफेक्ट है और इसमें अहमदाबाद हादसे की क्रैश रिपोर्ट में भी कई खोट के संकेत हैं। डीजीसीए यानी भारत में विमानों की सुरक्षा और यात्रियों के सुरक्षित सफर की गारंटी लेने वाली संस्था ने देश की सभी एयरलाइंस को बोइंग विमानों की फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच करने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने आज ही यह निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि सभी एयरलाइंस 21 जुलाई तक अपने बोइंग 787 और बोइंग 737 विमानों के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच करें। और यह काम उन्हें करना ही है क्योंकि यहां सवाल विमान में सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बोइंग के फ्यूल लॉकिंग सिस्टम की जांच के ऑर्डर से यह अंदेशा और गहरा हुआ है कि 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो बोइंग क्रैश हुआ, उस हादसे की असल वजह क्या फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम फेल होना ही था। 2 दिन पहले AAIB ने शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया कि फ्यूल स्विच ऑफ हो गए थे, लेकिन यह नहीं बताया कि फ्यूल ऑफ कैसे हुए और क्या यह तकनीकी खराबी थी। डीजीसीए ने माना है कि बोइंग के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ी है और अब उसकी यही चिंता है। एतिहाद एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस भी अपने हवाई बेड़े में सभी बोइंग विमानों की फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच शुरू कर चुकी हैं और अब यही काम 21 जुलाई तक भारत में भी होना है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट AI-171 के साथ हादसा हुआ। रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के बाद एयर इंडिया का 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोग मारे गए थे। 19 लोग वहां पर मारे गए जिस कैंपस में यह विमान गिरा था। कुल मिलाकर उस दिन 260 जानें चली गई थीं। एयर इंडिया हादसे और 260 मौतों की पहेली महीने भर बाद भी सुलझने के बजाय और उलझ रही है। सबसे पहले एयर इंडिया के CEO और MD कैंपबेल विल्सन का वो इंटरनल मेमो पढ़कर सुना देती हूं जो किसी ने लीक कर दिया है। इसमें अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि विमान या इंजन में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। विमान की मेंटेनेंस कार्य पूरी तरह से किए गए थे। ईंधन की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कमी नहीं देखी गई। टेक ऑफ रोल में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। दोनों पायलट की मेडिकल कंडीशन सामान्य थी। उड़ान से पहले अल्कोहल टेस्ट भी पास किया था। एयर इंडिया ने इस मेमो में यह भी कहा है कि हादसे पर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकाले जाए क्योंकि जांच अभी जारी है। लेकिन इस इंटरनल मेमो में ना तो हादसे की वजह का जिक्र किया गया है और ना ही कोई एडवाइजरी दी गई है। एयर इंडिया का यह मेमो AAIB की उस शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद आया है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसमें बोइंग को बचाने की और हादसे का पूरा ठीकरा दोनों पायलट पर फोड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही। आगे बढ़े उससे पहले दिखा देते हैं कि 12 जुलाई को AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट आई थी। उसमें वो कौन से बिंदु थे जिनसे ऐसा लगा कि हादसे का दोष दोनों पायलट पर मढ़ा जा सकता है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में अहम जो बातें थीं, हादसे का अहम कारण दोनों इंजन बंद होना, दोनों इंजन रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे। 1 सेकेंड के अंतर में दोनों ईंधन स्विच बंद हो गए। कट ऑफ होते ही इंजनों को ईंधन सप्लाई रुक गई। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया ये मैंने नहीं किया। इंजन दोबारा स्टार्ट किया, पहला तो हुआ लेकिन दूसरा नहीं हो पाया। लेकिन AAIB रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि फ्यूल स्विच रन मोड से कट ऑफ मोड में कैसे आ गया। दोनों पायलटों ने इन्हें ऑफ नहीं किया तो फिर यह कैसे हुआ।
कैसे संभव है कि हजारों घंटों के फ्लाइट एक्सपीरियंस वाले पायलट इसके नतीजे जानते हुए भी स्विच ऑफ कर दें? एविएशन एक्सपर्ट्स की माने तो फ्यूल स्विच का रन मोड से कट ऑफ मोड में आना यानी स्विच ऑफ होना मानवीय भूल से संभव नहीं है। इसकी आशंका ना के बराबर है। ये कहना कि एक जो आपने टर्म यूज़ किया कि ऑटोमेटिकली जा सकता है, हमें पहले पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ों में अंतर इसमें देखना पड़ेगा। स्विच बेस्ड एक होता है जिसको पायलट कमांड करता है एंड केवल 2 बारी इसका यूज़ किया जाता है एक नॉर्मल प्रोसेस में, एक इंजन स्टार्ट करते वक्त और एक इंजन को कट करते वक्त, जो कि शटडाउन प्रोसीजर होता है। सो ये कोई मन चाही प्रोसेस नहीं होता जिसमें एक पायलट अपने आप उसको खेल सकता है, उसको ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, रन कर सकता है, कट ऑफ कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक ये गार्डेड स्विच होता है, स्प्रिंग लोडेड होता है ये स्विच। ये इसके बीच में एक सेफ्टी मैकेनिज्म एक मैन्युफैक्चरर ने बना रखा है कि ये स्विच अपनी पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन पे जाता है तो वहां पे जाके लॉक हो जाता है। ऐसे में दूसरा अंदेशा है कि क्या फ्यूल स्विच का लॉकिंग सिस्टम फेल हो गया। लॉकिंग सिस्टम फेल होने से स्विच कट ऑफ हो गए हों और वापस ना आ पाए हों। देखिए, लॉकिंग मैकेनिज्म एक स्विच है। एक स्विच का फेल हो जाना, ये जैसे मैंने कहा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो भी सकता है, बट अगेन आई थिंक ये एयरक्राफ्ट जो है काफ़ी सेफ एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 1100 से ज़्यादा हवाई जहाज़ इस समय बोइंग 787 के उड़ रहे हैं पूरे विश्व भर में। तो उनकी तरफ से अभी ऐसा जिसको कहते हैं रिव्यू नहीं आया है कि कहीं पे ये ऐसा लॉकिंग मैकेनिज्म फेल हो जाए, बट येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो भी सकता है। फ्यूल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की खराबी को एकदम से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी नकारा जा रहा है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA और बोइंग कंपनी ने 11 जुलाई को यही किया। उनकी ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच लॉक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन और फीचर सुरक्षित हैं। 787 समेत सभी बोइंग में यह खतरनाक स्थिति नहीं है। इसके लिए एयरवर्थनेस डायरेक्टिव की जरूरत नहीं है। जबकि 2018 में FAA की ही एडवाइजरी थी जिसमें उसने सभी बोइंग ऑपरेटर्स को फ्यूल कट ऑफ स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच करने की सलाह दी थी। यहां सवाल है कि FAA और बोइंग को फ्यूल लॉकिंग सिस्टम पर शक नहीं था कि क्षमता पर शक नहीं था, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा नहीं था, तो फिर दुनिया भर के एयरलाइंस को यह जांच सिफारिश क्यों की गई थी? वेस्टर्न मीडिया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करा जा रहा है बार बार कि फ्यूल कंट्रोल स्विच एक ही इकलौता मुद्दा है इस क्रैश का। देखिए, व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा कि अभी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है। इसमें एक जहाज़ में कई तरह के सिस्टम्स होते हैं। आपने अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का के बारे में बात नहीं करी, हाइड्रोलिक्स के बारे में बात नहीं करी, फ्यूल सिस्टम का कोई जिक्र नहीं हुआ। केवल एक स्विच को जिम्मेदार ठहराना और उसके बेसिस पे एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करना इज टोटली अनफेयर, नॉट जस्ट टू द पायलट्स बट टू द एंटायर बोइंग 787 फ्लीट जो इस समय हवा में है। यह भी बताया जा रहा है कि 12 जून को जो बोइंग क्रैश हुआ उसका 2 बार थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि TCM बदला जा चुका था। इसी में फ्यूल स्विच का बदलना भी शामिल था। पहली बार 2019 में बदला गया और फिर 2023 में। लेकिन 12 जुलाई को जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई उसमें सवाल ही सवाल हैं, जबकि होनी चाहिए थे जवाब जिसका देश इंतजार कर रहा है। अभी ये जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें इसको मद्देनज़र रखा जाएगा कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के हिसाब से अगर ये इंजन शटडाउन हुए हैं तो उसका वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्यों हुआ है। वो रिपोर्ट में अभी भी क्लियर नहीं है कि उसमें कोई से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से कोई प्रॉब्लम हुई है। और तो और AIB की जांच रिपोर्ट में ना तो बोइंग के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश थी और ना ही अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE के खिलाफ, जो कि बोइंग के इंजन बनाती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच सच सामने लाने के लिए हो रही है या फिर इसका मकसद बोइंग को किसी तरह की आंच से बचाना है। आगे क्या रहे ये स्थिति, सच कब आएगा सामने?
आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर किस तरह की बातें कही और की जाती हैं और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर और कड़े और बड़े कदम किस तरह से उठाए जाएंगे, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात अब मानसून के आसमानी आफत की। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड से हाईवे पर ब्रेक लग गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे मैदानी राज्यों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान बनकर रह गए हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। दक्षिण का राज्य कर्नाटक और पूर्वी राज्य ओडिशा भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर राजस्थान से आई है। रेगिस्तान में जल तांडव का वीडियो आपको दिखाते हैं। मरुधरा में कुदरत का कहर, खिलौनों की तरह बहती कार, बाढ़ से बेहाल राजस्थान। तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद की हैं, जहां भारी बारिश से भयावह हालात हो गए हैं। देखिए पानी का सैलाब किस तरह सफेद रंग की कार को बहा कर ले जा रहा है। कार पानी के बहाव में इस तरह बह रही है मानो कोई खिलौना हो। कभी किनारे लगकर, कभी पेड़ों से टकराकर कार बहने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि इस सब के बावजूद कार नदी में तबाही का ये ट्रेलर है राजस्थान के जोधपुर का, जहां भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। बाढ़ रेलवे स्टेशन में घुसपैठ कर चुकी है। चेकिंग में तैनात आरपीएफ के जवान मानो स्विमिंग पूल में खड़े हों। टिकट काउंटर से लेकर रेलवे स्टेशन का पूरा परिसर जलमग्न नजर आ रहा है। अब स्टेशन से निकलकर रेलवे ट्रैक के दर्शन भी कर लीजिए। पूरा हाल देखिए, बाढ़ ट्रैक को निगल चुकी है। बीच के ट्रैक पूरी तरह से जलमग्न है। किनारे से नजर आ रहे ट्रैक की वजह से पता चल रहा है कि यहाँ रेलवे का ट्रैक मौजूद है। धौलपुर की ये तस्वीर देखिए, नदी में पानी का बहाव हल्का सा नजर आ रहा है। दो शख्स आराम आराम से नदी पार कर रहे थे, तभी आगे चल रहे शख्स का पैर फिसलता है और वो संतुलन खोकर नदी में गिर जाता है। इसके बाद नदी अपना तेवर दिखाती है। नदी के तेज बहाव में शख्स बहने लगता है। किनारे आने का संघर्ष करता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं लग पाया। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा से आई है। देखिए किस तरह जान जोखिम में डालकर दो शख्स उफनते नाले को पार कर रहे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव के सामने इनकी एक न चली। नाले का तेज बहाव दोनों को बहा कर ले गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली। दोनों युवकों को उफनते नाले से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
का शिकार हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हालात हैं। आप देखिए, आप वर्तमान में गवर्नमेंट कहां खड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, जनता किस तरीके से पीड़ा झेल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है सर। बारिश से पहले किस तरीके के हालात होने चाहिए, नालों को कैसे साफ किया जाता है, सब कुछ मशीनरियां हैं, लेकिन वर्तमान में करप्शन के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने की साजिश के तहत हो रहा है। जनता से ये आग्रह करूंगा कि अपने द्वारा ही, सरकार से कोई सहायता मिलने वाली आप लोगों को है नहीं, तो इस खड्डे को आप लोगों के द्वारा ही भरना पड़ेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी राजस्थान में अभी कुदरत का कहर जारी रहेगा। अगले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं। प्रकृति का ये प्रकोप जल्द ही कम हो, इसी उम्मीद के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात धर्मांतरण का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कर लेते हैं। एटीएस की रिमांड में छांगुर एक एक करके अपनी धर्मांतरण वाली साजिश का सच उगलता जा रहा है। एटीएस की टीम ने यह पता लगाने में लगातार लगी हुई है कि मामूली से जलालुद्दीन ने आखिर धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा मजहबी नेटवर्क खड़ा कैसे कर लिया। लेकिन अब छांगुर की जिहादी साजिश के शिकार लड़कियां खुद सामने आकर छांगुर और उसके रैकेट का राज बता रही हैं। छांगुर के छल में फंसकर धर्मांतरण करने वाली ऐसी ही 3 लड़कियों ने आज लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्म परिवर्तन नेटवर्क से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन सभी लड़कियों ने बताया है कि जलालुद्दीन और छांगुर अपने गुर्गों की मदद से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाता था, फिर ब्लैकमेलिंग या जोर जबरदस्ती के दम पर लड़कियों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देता। हिंदू लड़के लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए छांगुर ने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल में अपना पूरा जाल फैला रखा था। धर्मांतरण के धंधे के लिए छांगुर ने 579 हिंदू बहुसंख्यक जिलों की पहचान कराई थी, जहां उसके 3000 से ज्यादा शागिर्द हिंदुओं को टारगेट करने के काम में लगे हुए थे, जिसमें शामिल 1000 मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को बरगलाने का काम किया करते। छांगुर गैंग ने इसी तरह से 2019 में एक लड़की को अपना शिकार बनाया। लड़की ने दावा किया है कि पुलिस ने भले ही धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन यह मजहब नेटवर्क अब भी जमीन पर मजबूती से काम कर रहा है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अब 50% की कार्रवाई है, क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने, आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है। 2 दिन के बाद छांगुर की रिमांड खत्म होने वाली है। उसके पहले एटीएस की टीम लगातार छांगुर के विदेशी नेटवर्क और जिहादी फंडिंग के सोर्स खंगालने में लगी हुई है। इसी बीच जांच के दौरान एटीएस को धर्मांतरण नेटवर्क में छांगुर की पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन के लैपटॉप से कई अहम जानकारियां मिली हैं। दरअसल नीतू की छांगुर की विदेशी फंडिंग का हिसाब किताब वही रखती थी। नीतू के लैपटॉप में छांगुर के मुंबई से दुबई तक के कनेक्शन के रिकॉर्ड हैं। हर लेन देन के लिए नीतू अलग अलग कोडवर्ड में बातचीत करती, इस्तेमाल करती। एजेंसियां अब नीतू के लैपटॉप से मिले कोड वर्ड्स को डिकोड करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच छांगुर बाबा को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह तो साफ है कि छांगुर पैसों के दम पर अपने खिलाफ होने वाले किसी भी कार्रवाई से बच जाता, लेकिन छांगुर अपनी मजहबी साजिश के लिए सिर्फ धनबल ही नहीं बल्कि बाहुबल का भी इस्तेमाल किया करता था। पता यह चला है कि छांगुर की यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद से भी खूब छलती थी। बीजेपी के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने दावा किया है कि अतीक अहमद 11 साल पहले जब श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, तब छांगुर बाबा ने अतीक के लिए बाकायदा चुनाव प्रचार किया था। कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था।
छांगुर को लेकर लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब इसका नेटवर्क जमीन पर कितना बड़ा है उसको तोड़ना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे कई सवाल भी इस खबर को लेकर खड़े हो रहे हैं। आगे जानकारी मिलेगी, आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए, पहलगाम हमले के करीब 2.5 महीने बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में माना है कि सुरक्षा में चूक की वजह से 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। हमले में 26 टूरिस्टों की जान चली गई थी। पहलगाम में जो हमला हुआ उसने बहुत सारे सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े कर दिए। क्या ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की, सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है? नहीं, मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं, इसमें और किसी की जिम्मेदारी मैं क्यों कहूं। लेकिन उसको गहराई में उसके जाने की जरूरत है। बैसरन जो स्थान है पहलगांव के पास, 3 दिन पहले ही वो खुला था पर्यटकों के लिए। जो सज्जन उसको चला रहे थे, एक प्राइवेट ऑपरेटर हैं, उन्होंने JKTDC में एक एप्लीकेशन दी थी, कुछ पैसा भी जमा किया था, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली थी। जब पूरा पैसा जमा करते तब उनको परमिशन। 3 दिन पहले तक वहाँ बारिश हो रही, 3 दिन पहले से कुछ लोग वहाँ जा रहे थे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पहले से रेकी की हुई थी, अब तो तथ्य सामने आ गए हैं NIA की जांच के बाद, और उन्होंने निर्दोष निरपराध नागरिकों को निशाना बनाया। और जिस तरह से निशाना बनाया, मैं समझता हूँ वो पूरे भारत की आत्मा पर एक गहरा चोट था। ये सच है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं उस सवाल पर आऊँगा आपके, लेकिन उसमें एक सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। जिस प्रकार से उस घटना के बाद आम कश्मीरी या आम जम्मू कश्मीर का आदमी पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि 5 साल में मैंने कभी नहीं देखा। अनेक लोगों से मैंने बात की जो 40-50 साल से जम्मू कश्मीर को जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना या CAPF सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम कर रही थी। अब आवाम से जब समर्थन नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि आतंकवाद ऐसे ही अंतिम सांसें ले रहा था। बिल्कुल। जब समर्थन आम आदमी से नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा सहूलियत होगी आतंकवाद को समाप्त करने में। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बड़ा सबक दिया है। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि सद्बुद्धि आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी टेरर इंसिडेंट को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि अभी ऑन है। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है। तो मैं समझता हूं कि अगर बाहर से लोग ना आवे तो अब जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। मैं कहूँ कि सामान्य स्थिति हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर और विस्तार से बातचीत है जो आप चर्चा विचित्रा में देखने वाले हैं शनिवार रात 10:30 बजे। और अब आज का जनहित मंत्र, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।